प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज बैंकिंग के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का जो टॉपिक है वो आज के बर्निंग इशू के हिसाब से जो देश में चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का दौर, उस हिसाब से टॉपिक चुना गया। तो आज का टॉपिक है नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो एक एक करके देखेंगे इसके बारे में, नेशनलाइज्ड बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसको पीएसबी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? इफ़ द गवर्नमेंट होल्ड मेजोरिटी स्टेक, अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी स्टेक होल्ड करती है मोर देन 50%, अगर उसका स्टेक 50% से ज़्यादा होता है या 50% होता है तो पब्लिक सेक्टर यूनिट कहलाती है। अगर किसी भी यूनिट में गवर्नमेंट का स्टेक 50% या उससे ज़्यादा होता है तो पब्लिक सेक्टर यूनिट कहलाती है। और उस पूरे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और उसका मैनेजरियल कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक इसी तरह से अगर मेजॉरिटी शेयर 50% से ज़्यादा किसी भी बैंक में गवर्नमेंट का है, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, तो उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक अगर आपको पहचानना है तो सबसे आसान तरीका है ये जानिए कि क्या उसमें जो स्टेक्स हैं वो 50% से ज़्यादा किसका है, गवर्नमेंट का है या किसी प्राइवेट कंपनी का। तो अगर गवर्नमेंट का है तो पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में कहीं भी पता करना हो तो बस ये पता करिए कि स्टेक गवर्नमेंट का कितना है इसमें, बस उससे पता चल जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक है या नहीं। तो ये है पब्लिक सेक्टर बैंक की परिभाषा। पब्लिक सेक्टर बैंक को जानने के लिए सबसे आसान तरीका उसका स्टेक जानिए कि उस बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक कितना है। नेक्स्ट है नेशनलाइज्ड बैंक। इसमें क्या होता है कि इफ़ सम प्राइवेट एंटिटी आर इंडिविजुअल होल्ड्स द मेजॉरिटी स्टेक मोर देन 50% ऑफ ए बैंक, अगर कोई प्राइवेट एंटिटी या इंडिविजुअल 50% से ज़्यादा स्टेक बैंक का होल्ड करता है देन इट इज़ ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो उसे प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। नाउ इफ द गवर्नमेंट बाइज द मेजॉरिटी स्टेक of the private bank and take the managerial control of it, then it will be known as nationalized bank and the process will be known as nationalization। ठीक उसी तरह से अगर किसी भी प्राइवेट बैंक में गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा स्टेक खरीद लेती है और उस पर अपना कंट्रोल ले लेती है तो उसको नेशनलाइज्ड बैंक बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस है इसे हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है, नोट दैट द बैंक अर्लियर वॉज ए प्राइवेट बैंक बट आफ्टर द नेशनलाइजेशन प्रोसेस इट बिकम ए नेशनलाइज्ड बैंक। पहले प्राइवेट बैंक थी वो, लेकिन नेशनलाइजेशन प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो गया ये नेशनलाइज्ड बैंक बन गई। हेंस टू नो वेदर ए बैंक इज ए नेशनलाइज्ड बैंक जस्ट टेक ए नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक, प्राइवेट फिर पब्लिक एंड द स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इन इट। तो तीन चीज़ें जाननी है, पहले वो प्राइवेट थी फिर पब्लिक हो गई और उसमें जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का कितना है। नेशनलाइज्ड बैंक वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका क्या फंडा है? नाउ इट इज़ इक्विवेलेंट दैट ए नेशनलाइज्ड बैंक इज़ ऑलवेज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये पूरी तरह से कंफर्म है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक ही होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट ओन्स इट्स मोर देन 50% स्टेक। बट ए पीएसबी मे नॉट बी ए नेशनलाइज्ड बैंक, लेकिन जो पीएसबी है वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर एक पीएसबी नेशनलाइज्ड बैंक हो, लेकिन एक नेशनलाइज्ड बैंक अगर कोई है तो पक्का पब्लिक सेक्टर बैंक ही होगा, ये कंफर्म है। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, आज के डेट में 12 बचे हैं, घटते घटते पहले 27 थे, 27 से फिर आज के डेट में 12 हो चुके हैं मर्ज होकर। आने वाले दिनों में और मर्ज होगा, तो जैसे जैसे मर्ज होगा उसकी अपडेट्स आती रहेंगी, तो आप अपने उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करिए। तो आज के डेट में जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो आज की डेट में एग्जिस्टेड है। हिस्ट्री ऑफ नेशनलाइजेशन थोड़ा ये भी जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 1949। 1 जनवरी को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948। तो ये आरबीआई एक्ट 1948 के बेसिस पे किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया था, किसे? आरबीआई को। इसे नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर्स द बैंकिंग बिजनेस विद द नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग बिजनेस में कैसे घुसी? जब उसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज किया। उसका 60% स्टेक्स आरबीआई ने खरीद लिया था उस समय और उसको रीनेम कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। 60% स्टेक आरबीआई ने ले लिया और उसका जो नया नाम दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, और ये सब हुआ 1955 में।
In 2008, government acquires RBI stake in the SBI to remove any conflict of interest because RBI is the banking regulatory authority. 2008 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो जो RBI का स्टेक था 60% उसे खरीद लिया और उसे अपने पास रख लिया ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, क्योंकि RBI जो है वो बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पूरे बैंक की रेगुलेट करती है हर एक बैंक को। तो अगर उसके पास शेयर रहेगा तो लोगों को डाउट होगा कि SBI पर उसका ज़्यादा फोकस है, इस वजह से सारे शेयर्स गवर्नमेंट ने ले लिए RBI के। The 7 other state bank become the subsidiaries of SBI after being nationalized in 1959 under the State Bank of India Act 1959. Currently, 2 SBI subsidiaries are merged, making the total 5 SBI's associate bank. तो फिर करंटली क्या हुआ, 2 जो SBI के सब्सिडीज थे वो भी बैंक मर्ज हो गए, उसके बाद 5 SBI एसोसिएट बैंक बच गए और आज की डेट में SBI के सारे सब्सिडीज मर्ज हो चुके हैं और एक ही बैंक बचा है जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। The major nationalization took place in July 1969 under the former Prime Minister श्रीमती इंदिरा गांधी under the Bank Nationalization Act 1969। तो जो बहुत बड़ा नेशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था वो चला था कि 19 जुलाई 1969 को चला था। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसमें क्या हुआ था, ये सब हुआ था अंडर द बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट। जो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 था उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें हुई थी। 14 मेजर बैंक्स वे नेशनलाइज्ड एट द टाइम। उस समय 14 बहुत बड़े बैंक को नेशनलाइज किया गया था, मेकिंग 84% ऑफ द टोटल ब्रांचेज कमिंग अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो उसमें क्या हुआ था, 84% जो ब्रांचेस थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी। However, on February 10, 1970, the Supreme Court held the act void on the ground of that it was discriminatory against the 14 bank and the compensation proposed to be paid was not fair compensation। तो उस समय थोड़ा इशू भी हुआ था और बोला गया था कि जो कंपेंसेशन में पे किया गया वो फेयर कंपेंसेशन नहीं था, उन्हें और भी ज़्यादा पैसे देने चाहिए थे जो नहीं दिए गए। फिर उसके बाद एक फ्रेश ऑर्डिनेंस आया और इशू किया गया 14 फरवरी को और उसमें क्या हुआ, विच वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय बैंकिंग कंपनीज। वो उसको रिप्लेस किया गया बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 से। द नेक्स्ट नेशनलाइजेशन प्रोसेस टुक प्लेस इन 1980s। दूसरा नेशनलाइजेशन प्रोसेस 80 में शुरू हुआ, मेकिंग 6 अदर बैंक्स नेशनलाइज। इसमें 6 और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। 91% ऑफ टोटल ब्रांचेस केम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। अब क्या हुआ, 91% टोटल ब्रांच का 91% गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था थ्रू बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस 1980। ये सब हुआ बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस 1980। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हुई थी। विच बैंक का नेशनलाइज्ड बैंक, एक इशू है, कौन सा बैंक नेशनलाइज्ड बैंक है, तो इस पर थोड़ा फोकस डालते हैं। क्या है, दिस इज ए डिबेटेबल टॉपिक। इस पर थोड़ा डिबेट हो सकता है कि कौन सा बैंक नेशनलाइज है, कौन सा बैंक नेशनलाइज नहीं है। इफ़ यू कंसाइडर द डिफिनेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, अगर हम नेशनलाइज्ड बैंक की डिफिनेशन को कंसाइडर करते हैं तो देन द क्राइटेरिया, इसकी क्राइटेरिया क्या है, द बैंक नीड्स टू बी ए प्राइवेट बैंक प्रायर नेशनलाइजेशन। तो वो बैंक नेशनलाइजेशन से पहले प्राइवेट बैंक रही होगी, उसे रहना होगा, तभी हम उसे नेशनलाइज्ड बैंक मानेंगे। दिस क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड बाय RBI। ये क्राइटेरिया RBI को सेटिस्फाइड करती है, SBI को सेटिस्फाइड करती है, SBI की जो एसोसिएट्स थी उन्हें भी सेटिस्फाइड करती है, एंड ऑल बैंक अदर बैंक्स दैट आर नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड 1980s। सारी वो बैंक जो 69 और 80 में नेशनलाइज हुई थी उन सबको ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है। तो यानी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी बैंक नेशनलाइजेशन से पहले प्राइवेट बैंक रही होगी, तभी उसे नेशनलाइज्ड बैंक माना जाएगा। बट it is better not to call RBI, SBI or SBI associates as nationalized bank because they drew power from different acts। इसे पूरी तरह से नेशनलाइज्ड बैंक कहना सही नहीं होगा क्योंकि इनको पावर अलग अलग एक्ट से मिलती है। RBI को पावर कहाँ से मिलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 से। SBI को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 से। SBI एसोसिएट्स जो थी उनको मिलती थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस सब्सिडरीज बैंक एक्ट 1959 से। तो इन सब से इनको अलग अलग पावर मिलती है, तो सबको एक साथ नेशनलाइज होना उतना फेयर नहीं होगा। Banks that are nationalized in 1969 and 1980 draw power from banking companies। Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1969 and 1980s are known as nationalized बैंक। तो फाइनल डेफिनेशन इसका ये हुआ कि वो सारी बैंक जो 1969 और 1980 में जिनको ये नेशनलाइज हुई थी और इनको पावर मिली थी बैंकिंग कंपनीज एक्ट से 1969 और 1980 से, और इनको नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं। नेशनलाइजेशन वर्सेस प्राइवेटाइजेशन, ये क्या है, नेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सपेंड इट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज। नेशनलाइजेशन क्या, एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का जिसमें वो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, एंड पावर्स और पावर को भी बढ़ाता है। वेयर एज प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर गवर्नमेंट ओन कंपनीज आर स्पन ऑफ इनटू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन क्या है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो कंपनी है उसको प्राइवेट हाथों में दे देती है, यानी अपने शेयर्स को प्राइवेट हाथों में बेच देती है। ये है प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस।
तो ये रहा नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे आपको ठीक से समझा पाया। कल फिर से मिलता है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।